नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में नए साल में नक्सलियों ने एक बार फिर पलटवार किया है। चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें नक्सलियों के भारी नुकसान की खबर है। टोटो जंगल में आईईडी धमाके के बाद नक्सलवाद के खात्मे के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नक्सलियों की खौफनाक साजिश। नए साल में नक्सलियों का पलटवार। कोल्हान में बरपा नक्सलियों का कहर। टोटो जंगल में आईईडी धमाका। ब्लास्ट में 6 जवान घायल। चाईबासा में नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर बड़ा पलटवार किया है। नक्सलियों की खौफनाक साजिश एक बार फिर सामने आ गई है। टोटो जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए। साल 2023 की पहली नक्सली वारदात में सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश मिस्री बेसरा के दस्ते ने की है। आईईडी ब्लास्ट में घायल सभी जवान सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया है। घायल जवानों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल चाईबासा में लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला जा रहा है, लेकिन इस बार नक्सलियों ने पलटवार किया। टोटो जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सैकड़ों राउंड गोलियां चली। इस दौरान आईईडी ब्लास्ट भी हुआ, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। नए साल में नक्सली किस तरह से एक्टिव हैं, इसकी बानगी राजधानी रांची में भी देखने को मिली, जहां कांके के आईटीबीपी मां विंध्यासनी चिप्स स्टोन माइंस में टीपीसी उग्रवादियों ने हमला कर अपनी धमक दर्ज करवाई। 15 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने तांडव मचाया। वहीं चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और आईईडी ब्लास्ट की बड़ी घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया जा रहा है। बूढ़ा पहाड़ पर नक्सली अंतिम सांसें गिन रहे हैं, ऐसा भी दावा है। लेकिन साल के पहले महीने में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर एक बार फिर साबित किया है, झारखंड में वो लगातार एक्टिव हैं और कभी भी पलटवार करने में सक्षम हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं कोडरमा की सतगावा स्थित गरडी गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद मास्टरमाइंड राजकुमार राय फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे इसी राजकुमार राय का हाथ था, जो उसी परिवार का सदस्य है जिन्होंने धर्मांतरण का रुख अपनाया है। धर्मांतरण किए ग्रामीणों ने बताया कि राजकुमार पूर्व में रोजगार की तलाश में मुंबई गया था, जो 7 वर्ष पहले अपने गाँव वापस लौटा था। वो दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता लोहानी। इस वक्त हम खड़े हैं सतगावा के कोठियार पंचायत स्थित गड्डी गांव में, और ये वही स्थान है जहां पर कथित रूप से धर्मांतरण का वो पूरा माजरा या फिर पूरा खेल चल रहा था। हालांकि यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि इस स्थान को ये उनका निजी स्थान है और यहाँ वो लोग सिर्फ अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते थे। हमारे साथ उसी परिवार के एक वासुदेव जी हैं, हम उनसे बात करें कि आखिर ये प्रार्थना जो होता था वो किसकी अगुवाई में होता था और किसके द्वारा इन्हें यीशु मसीह के बारे में ज्ञान हुआ था। वासुदेव जी, यीशु मसीह के बारे में आपको बताया कौन है? मेरा यीशु मसीह के बारे में हमको राजकुमार राय है, मेरा चाचा है, वही हमने बताया। यहाँ पर वो बम्बे से आया वो विश्वास करके, और वही हम लोग का मतलब जो भी इधर बीमारी मतलब हम लोग नहीं जानता था, बीमारी में बहुत पैसा खर्चा किया इधर उधर मतलब, और दारू पी के बहुत हम लोग मतलब इधर उधर लड़ा झगड़ा, किसी से मतलब क्या गाली है मारपीट करता था।
लेकिन वो क्या हुआ, उधर से विश्वास हुआ तो हम लोग का क्या है कि बताया कि देखो हम तो हमारा भी माथा का बीमारी था, लेकिन वहाँ गए तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का वहाँ मालूम चला बम्बे में। वहाँ एक दोस्त मिला तो वो बताया वहाँ, तो उसी समय हम मतलब विश्वास किए वहाँ जाकर, तो वहाँ हमारा मतलब बीमारी ठीक हो गया। यहाँ पर ज्यादा कुछ विशेष नहीं, एक कुर्सी और एक टेबल दिख रहा है। हालांकि अगर दीवार पर नजर डाले तो दीवार पर सिर्फ एक कैलेंडर दिख रहा है जिस पर इंडिया मिशन जेपी नगर पटना बिहार लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि जब इनकी ये प्रार्थना होती है तो वो किसी भी मूर्ति या फिर किसी फोटो का वो पूजा नहीं करते हैं। सिर्फ छोटी सी एक ढपली जो कि आम किसी भी पूजा में पाठ में भी बजाया जाता है, उसी ढपली के साथ ये अपने यीशु मसीह की पूरी पूजा करते थे। प्रार्थना जो आप लोग कर रहे थे वो कैसे करते थे? प्रार्थना हम लोग करते हैं, पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग ढपली पे गाना वाना भजन वजन होता है, और तब फिर हम लोग वचन सुनते हैं। कौन वचन सुनाता है आप लोगों को? सुनाता है जीवन के पूरा की हम लोग का बुरा नहीं करना है, हम लोग को गाली गलौज नहीं करना है, हम लोग को सच्चाई चलना है, परमेश्वर को आज्ञा इसी बता रहा है कि हम लोग कहाँ से जो प्रवचन जो सुनते थे या वचन जो सुनते थे वो कहाँ सुनते थे? क्या चीज पे सुनते थे? टीवी पे, मोबाइल पे, या फिर कोई आता था? नहीं कि बाइबल में सुनते हैं। अच्छा, बाइबल में हम लोग सुनते हैं, बाइबल में हम लोग को जो है सुनाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इनके चाचा के द्वारा ही पूरे परिवार को यीशु मसीह का ज्ञान दिया गया, उनके बारे में बताया गया। वहीं बोकारो की चास में दंदहाड़े घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। घरवाले घर में ताला बंद कर समारोह में शामिल होने गए थे। चोरों ने ITI मोड़ के पास स्थित अपार्टमेंट में 2 फ्लैट से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 5.5 लाख नगद और लगभग 10.5 लाख के गहने की चोरी की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आ पहुंची और छानबीन की। फिलहाल पुलिस अगल बगल के CCTV कैमरे को खंगालने की तैयारी कर रही है। चोरी की घटना की सूचना मिली है। ये लोग कहीं फंक्शन में गए थे, दिन में आए तो देखे कि घर में चोरी हुआ है। अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं धनबाद में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी ने सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ढुल्लू महतो की पत्नी ने जेल में विधायक की जान को खतरा बताया है। पत्नी सावित्री देवी का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस ढुल्लू महतो को दूसरे झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। पत्नी ने कहा कि सरकार और प्रशासन ढुल्लू महतो को झूठे मामले में फंसाकर प्रताड़ित करने की साजिश रच रही है। उन्होंने न्यायालय से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि मुझे जिला प्रशासन और सरकार पर तनिक भी विश्वास नहीं है और तनिक भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने झूठे झूठे मुकदमे करके फंसाने का काम कर रहे हैं हमारे बाघमारा विधायक जी भी। यहाँ के जिला प्रशासन और राज्य सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरह से इनको झूठा मुकदमा करके इनको बहुत लंबे समय तक जेल में रखा जाए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा, अपर सचिव M नागाराजू, कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल और CCL के CMD पीएम प्रसाद ने मुलाकात की है। इस मौके पर झारखंड में स्थित कोल खनन परियोजनाओं, नए कोल ब्लॉक, कोयला उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं झारखंड में निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति में 75% आरक्षण लागू करने को लेकर श्रम विभाग गंभीर है और इसको लेकर झारखंड के उद्यमियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया। श्रम विभाग इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। श्रम मंत्री ने कहा कि नियोजन को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। इस मौके पर कई युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वर्कशॉप के पीछे प्रयोजन यही था कि जो उनके प्रॉब्लम है, जो उनके इश्यूज है, उनको हम लोग एड्रेस कर सकें। और वर्कशॉप में जैसा आप लोग देखे होंगे काफ़ी लोगों ने अपनी बातें रखी और हम लोग जहां तक संभव था उसका हम लोग समाधान अभी किए हैं। जो नहीं हो पाया उसको हम लोग फिर से करेंगे, बट ये कदम हम लोग आगे बढ़े हैं। अब हम लोग का पहला प्रयास ये होगा कि सभी कंपनियों को हम लोग इस एक्ट के तहत निबंधित करा ले, ताकि उसके बाद इस एक्ट के तहत जो भी नियोजन होना है उससे 75% यहाँ के स्थानीय लोग को भागीदारी सुनिश्चित करवाई जा सके। जो नियोजन विधेयक पास किए थे उसको गजट बनते बनते 2022 हो गया और हम लोग 2023 में पहली बार वर्कशॉप किए हैं और इसको हम लोग को पावर यूज करना है, कोई जबरदस्ती दबाव नहीं देना है। प्रेम से सभी को वर्कशॉप के माध्यम से लोग प्रयास करेंगे। जो हमारे युवा युवतियाँ हैं जो झारखंड छोड़ के दूसरे प्रदेश में लोग काम करने जाते हैं, वैसे लोगों को हम लोग योग्यता के अनुसार
यहीं रोजगार से जोड़ने के पूरा प्रयास करेंगे। वहीं रामगढ़ में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत 9 फरवरी से करने का निर्णय लिया गया। यात्रा सभी 24 जिलों में 30 मार्च तक चलेगी। सभी जिलों की यात्रा में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे शामिल होंगे। बैठक में रामगढ़ उपचुनाव 1932 का खतियान, पेशा कानून और नियोजन नीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में सभी मंत्री समेत कमेटी के सदस्य भी शामिल हुए। ये राजनीतिक समिति की ये बैठक थी। इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इसकी शुरुआत हम 9 तारीख से करने जा रहे हैं, 9 फरवरी से। राष्ट्रीय स्तर पर इसे 26 जनवरी से शुरू करना है, जिसे औपचारिक रूप से तैयारी प्रिपरेशन लेकर झारखंड में हम 9 फरवरी से इसे शुरू करेंगे। वहीं हजारीबाग में 24 साल की महिला को रस्सी से बांधकर जिंदा जलाने के मामले में पुलिस अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। बीते 7 जनवरी को हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात में पुलिस फिलहाल तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। युवती का इलाज फिलहाल रिम्स अस्पताल में चल रहा है। वारदात से जुड़ी जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती का उसकी ननद से आए दिन विवाद होता ही रहता था। पीड़िता के पति की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है। इसके बयानों में भी विरोधाभास है। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि इलाज के दौरान पीड़िता के पति ने बिना अस्पताल को सूचित किए मरीज को लेकर चला गया और एक दिन बाद वो फिर से महिला को भर्ती कराने के लिए रिम्स पहुंच गया। दोबारा अस्पताल में आने के बाद महिला की हालत पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी है। आपको बता दें कि महिला 70% ज्यादा बर्न इंजरी है, जो कि क्रिटिकल श्रेणी में आता है। ये तो मतलब कि हमको पता नहीं है, लेकिन जिंदा तो लड़की को खैर जलाया गया है। दामाद को भी पूछे, दामाद भी मेरा फोन कर दिया कि बोल नहीं, लड़की को जला दिया गया। अब कैसे जलाया गया, नहीं जलाया गया। देखिए, बर्न पेशेंट हमेशा चैलेंजिंग रहते हैं। पहली चीज़ तो ये समझने की आवश्यकता है। और इस पेशेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो पीड़िता जो है उसको एडमिट कराया गया था उनके परिजनों द्वारा, उनके हस्बैंड और बाकी लोग थे। तो उनको जब एडमिट कराया गया था यहाँ पे शनिवार को, उसके पश्चात इलाज शुरू हुआ। बर्न विक्टिम है, बर्न ज़्यादा था, 70% के आसपास बर्न था, तो ऐसे भी हालत क्रिटिकल थी। तो अकॉर्डिंगली इलाज जितनी जल्दी उनको मुहैया कराना था वो इलाज हुआ। मगर फिर दूसरे दिन जो है दोपहर में उनके जो परिजन थे वो उनको लामा जो हम लोग बोलते हैं, मतलब लेफ्ट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, उन्होंने उनको वो लेते चले गए। झारखंड के हजारीबाग में 7 जनवरी को 24 वर्षीय युवती को जिंदा रस्सी से बांधकर जला दिया जाता है, जिसके बाद उसे आनन फानन में रिम्स अस्पताल इलाज के लिए लाया जाता है। बता दें कि इस मामले में पुलिस अभी भी टेक्निकल आधार पर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अभी असमंजस में है कि अगर पीड़िता केवल अपने पति के साथ अकेले रहती थी तो आखिरकार उसे जिंदा जलाया किसने है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। वहीं गोड्डा के महागामा में अग्निकांड के 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 59 परिवारों को घर नसीब नहीं हो पाया है, जिनके घर अग्निकांड में राख हो गए थे। सभी पीड़ित परिवार प्लास्टिक और पन्नी के सहारे गुजारा कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में एक एक पल काटना बेहद मुश्किल हो रहा है। एसडीओ के अनुसार पीड़ितों की जमीन के कागज को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी है और जल्द ही उन्हें मुआवजा भी मिल जाएगा। 30 दिसंबर को शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर 8 घर जलकर राख हो गए थे, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी प्रभावित परिवारों को छत नसीब नहीं हुई है। वहीं बोकारो के बालेडी की रहने वाली मोनी मिश्रा ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दहेज लोभियों को सजा दिलाने के लिए परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का कहना है कि 4 जनवरी को ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर फांसी के फंदे से लटका दिया था। किसी तरह से उसकी जान बच पाई है। एसपी ने मुख्यालय डीएसपी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवार से मुख्यालय डीएसपी ने बातचीत की और न्याय का भरोसा दिलाया है। हुआ था, हमको फांसी लगा गया था, मारपीट करके फांसी लगाया गया था। उसका बाद हमको कुछ पता नहीं चला क्या 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 नहीं, किस बात से लड़ाई हुआ, किस बात से नहीं। कहाँ हुआ था ये घटना? एक घटना मेरे घर में हुआ था, तातरी में। हाँ। कौन लोग हैं? मेरे सास, ससुर, मेरे देवर
मेरा फुप्पू सास। बालीडी ओपी में कांड दर्ज हुआ है। जो महिला है उनके द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि उनका गले में निशान है जो फांसी लगा दिया गया है। इस संबंध में एफआईआर उसके भाई के द्वारा किया गया। अभी सबका बयान लिया गया है। उसके पति भी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने भी अपना सफाई बयान दिया है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। वहीं साहिबगंज में करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाली मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन अंधेरे में डूबा रहता है। बिजली गुम होने के बाद यहां पर लाइट की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। बिजली कटने के बाद अंधेरे में यात्री परेशान रहते हैं। जानमाल के साथ चोरी का खतरा भी मंडराता रहता है। आपको बता दें कि मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर डबल रेक लोड होता है, जिससे रेलवे को करोड़ों का राजस्व मिलता है। जहां लोडिंग होती है वहां लाइट का इंतजाम है, लेकिन स्टेशन पर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। स्टेशन में है। कहाँ जा रहे हैं? मालदा जा रहे हैं। स्टेशन पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, लाइट देना जरूरी है। चोर चुहार घुरता है, बहुत किस्म को बात है, और इससे ज़्यादा क्या बोलें। स्टेशन में लाइट नहीं है, क्या दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत। क्या लाइट में दिक्कत है कि अंधेरा है। वहीं पलामू में सुखाड़ का जायजा लेने केंद्र की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही चैनपुर प्रखंड के कई गांव का दौरा किया है। गांव में चौपाल लगाकर टीम ने ग्रामीणों से हालात का जायजा लिया। जिले के उपायुक्त ने बताया कि केंद्रीय टीम का दौरा सार्थक रहा। टीम जल्द केंद्र और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। टीम आए हुए हैं सुखाड़ असेस करने के लिए। आज पलामू में उन लोगों का दौरा हो गया और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा विजिट रहा उनका, और उनका जो भी रिपोर्ट होगा राज्य सरकार को ही दिया जाएगा। वहीं राजधानी रांची में राष्ट्रीय खादी और सरस मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। मेले में 5.38 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। खादी बोर्ड ने अकेले 16,32,000 रुपए की बिक्री की। करीब 1.67 लाख लोग मेला देखने के लिए आए थे और इस साल मेले में रिकॉर्ड भीड़ देखी गई। मेले में अलग अलग राज्यों ने स्टॉल भी लगाए थे। उस दिन हम लोग मैनेज नहीं हो पा रहा था, इतने लोग आए हुए थे, तो हम उसको आधा पार्ट जो है ना फ्री भी कर दिए थे, ताकि लोग अंतिम दिन का पूरा फायदा उठाए रहे। और हम देखें कि लोग हाथों में मतलब ढो रहे हैं, वर्चुअली इतनी शॉपिंग किए हैं। 5 करोड़ 58 करोड़ मतलब 5.58 करोड़ का ओवरऑल है, जिसमें सरस के एक अलग फिगर है 2 करोड़ 42 लाख का है। ठीक है, और आइए अब देखते हैं